हे गाइस, वेलकम टू पहल अकेडमी। पहल अकेडमी पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। चलिए, आज हम पहल अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक नया सेशन लेके आए हैं। वो है कृषि एवं संबंध क्षेत्र आर्थिक समीक्षा का हमारा चल रहा है सेशन, है ना। और आर्थिक समीक्षा के इस हमारा जो सीरीज है उसमें कृषि और संबंध चैप्टर 2 है। इससे पहले हम वृहदार्थिक प्रवृत्तियों का परिदृश्य है उसको हम कर चुके हैं। उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे वो भी मैं आपको डिस्कस करवा चुकी हूँ। अभी हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है कृषि और संबंध क्षेत्र का। ठीक है, अब आपको कृषि और संबंध क्षेत्र में मैं आपको बताती हूँ कि कृषि तो जैसे हम सबको पता है कि एग्रीकल्चर को कृषि कहते हैं। इसके संबंध क्षेत्र कौन से होते हैं? तो कृषि और संबंध क्षेत्र में आते हैं वानिकी, पशुपालन, वानिकी आता है, पशुपालन आता है। वो आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में बता दूंगी कि और कौन कौन से इसके अंतर्गत आते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये, हम लगभग पिछले जितने भी लेक्चर हुए हैं उनमें इन पे डिटेल से बात कर चुके हैं कि बुनियादी मूल्यों का क्षेत्रवार योगदान कितना है। तो ये आरपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा संभावना है, तो मैं बार बार आपको ये करवा रही हूँ कि कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र है, तीनों का जो हमारा सकल राज्य मूल्यवर्धन है उसमें कितना योगदान है। तो यहाँ पे देखिए अनुमानित किया गया है कृषि क्षेत्र का, जबकि कृषि क्षेत्र की बात चल रही है तो 30.23%, 30.23% है, ये याद कर लीजिए आप। उद्योग का फिर से याद करवा देती हूँ मैं, 24.67% है और सेवा क्षेत्र का 45.10% है। ठीक है, और इधर देखिए 30.23%। अभी चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे बताते हैं। ये तो हम इतनी बार कर चुके हैं कि अब तक तो आपको याद भी हो गया होगा कि कितना है, आगे पॉइंट्स में भी याद हो गए होंगे। अब चलते हैं हम राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि और संबंध गतिविधियां हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कृषि और संबंध गतिविधियां होती क्या है। ये देखिए, कृषि और संबंध गतिविधियों में 4 गतिविधि होती है। पहला हो गया हमारा पशुपालन। हमें सभी जानते हैं राजस्थान कृषि प्रधान राज्य रहा है, अधिकतर कृषि हमारी मानसून पे आधारित है। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि अगर मानसून नहीं भी होता तो उस टाइम पशुपालन होता है कि जो एक बीमा की तरह काम करता है। जब मान लो अकाल हो गया, अभी तो जैसे इंदिरा गांधी नहर आ गई, इधर पूर्वी नहरें भी आ गई, तो नहरों की वजह से जो अकाल होता है उसका प्रभाव कम हो गया। पर मानसून जैसे देरी से आता है या बहुत कम बारिश हमारी होती है तो उस टाइम पशुपालन हमारी एक बीमा की तरह काम करता है। और ये एक तरीके से कृषि पर रिलेटेड ही है, चारा हो गया वो सब। दूसरी हमारी बात करें तो वानिकी, वानिकी के अंतर्गत बागवानी फसलें आ गई। जैसे हम जानते हैं कि कोई अपना जिला है वो किन्नू के लिए प्रसिद्ध है, कोई अनार के लिए प्रसिद्ध है, तो वो सब आ गया, वानिकी के अंतर्गत आ गया। फसल आ गई, फसल को अलग से टॉपिक माना जाता है कृषि और संबंध क्षेत्र में। कृषि में सिर्फ ऐसे नहीं है कि हम सिर्फ फसल फसल को मान लें, फसल नहीं मानी जाती है अकेली, फसल इसका एक पार्ट है। चौथा हमारा देखे तो मत्स्य हो गया। ठीक है, तो ये चारों गतिविधियां कृषि और संबंध क्षेत्र से मानी जाती है। अब चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि और संबंध गतिविधियां क्या क्या योगदान करती है। अर्थव्यवस्था में योगदान देख लें भाई इनका। फसल क्षेत्र मैंने कहा था ना, इसका एक पार्ट है फसल क्षेत्र। तो फसल क्षेत्र का अगर राज्य की जीएसवीए में योगदान हम देखें तो स्थिर मूल्यों पे, स्थिर 2011-12 के मूल्यों पर इसका योगदान 12.61% था। अब की बार अलग अलग इनका दे रखा है तो आरपीएससी पूछ भी सकती है, और स्पेशल मतलब एक चार्ट बना के दे रखा है इसमें आर्थिक समीक्षा में। प्रचलित मूल्य पे देखें तो इसका 13.89% योगदान है। फसल क्षेत्र का बता रही हूँ अकेले। पशुधन क्षेत्र का देखें तो स्थिर मूल्यों पे तो पशुधन का 13.34% है और प्रचलित मूल्यों पे 13.98% है। ठीक है, वानिकी का अगर हम देखें तो स्थिर मूल्यों पर वानिकी का 2.79%, बहुत कम योगदान है, ये देखिए। और प्रचलित मूल्यों पे देखें 2.25% है। मत्स्य क्षेत्र का देखिए तो स्थिर कीमतों पर तो 0.11% कीमत से होगा काम। ये भी बताया ना, राजस्थान वैसे भी मानसून पे डिपेंड है, यहाँ पे वैसे भी जल की यहाँ पे कमी रहती है। हमारा लगभग 1% संपूर्ण देश का जो जल है भूभा उसका 1% यहाँ पाया जाता है। तो जो भी हमारी
कृत्रिम जो हमारे जलाशय है उनमें हमारा मत्स्य का उत्पादन होता है। तो मत्स्य के क्षेत्र में देखिए तो बहुत ही कम योगदान है। तो दोनों का ही देखिए 0.11% है, चाहे हम स्थिर पे देखें या प्रचलित किसी पे भी देख लें, है ना। तो सबसे ज्यादा योगदान तो देखिए हमारे पशुधन क्षेत्र का है 13.34%, 13.98% कहते तो। और उसके बाद फसल क्षेत्र का आता है स्थिर मूल्यों पर 12.61%, फिर 13.89%। फिर वानिकी का आता है 2.79% और 2.25% कहते प्रचलित मूल्यों पर, और फिर मत्स्य का आता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो आने के चांसेस जैसे अलग अलग ऐसे पूछ ले कि अर्थव्यवस्था में प्रचल क्षेत्र का योगदान स्थिर मूल्यों पर बताइए, तो 12.61%। इसकी संभावना थोड़ी मुझे कम लगती है। आज तक इस तरह का क्वेश्चन आया नहीं है आरपीएससी के क्वेश्चन पेपर में। हाँ, ये जरूर आ सकता है कि भारत में राजस्थान का वर्ष 2019-20 में शीर्ष फसल उत्पादक के रूप में योगदान, तो कौन कौन से ऐसे है जिनमें हम शीर्ष योगदान कर रहे हैं। तो बाजरा, संपूर्ण देश के बाजरा उत्पादन का 45.56% राजस्थान उत्पादित कर रहा है। बाजरा तो हमें पता ही है कि बाजरा को कम वर्षा चाहिए, तो इस कारण हमारे जितने भी मरुस्थलीय एरिया है वहां पे भी हम बाजरा का उत्पादन कर सकते हैं। राजस्थान का 61% भाग तो भूभाग है, वो तो मरुस्थलीय हो ही गया। तो राज्य में क्या है कि इस प्रकार की फसल का उत्पादन हम ज्यादा कर सकते हैं जहां पे वर्षा के जल की कम आवश्यकता होती है या पानी की कम आवश्यकता होती है। बाजरा को कम पानी चाहिए, तो बाजरा का 45.56% देश का बाजरा है वो हमें उत्पादित कर रही है। ठीक है, इसके बाद हम देखें कि राई, सरसों उत्पादन जैसे हमें पता है कि इधर पूर्वोत्तर में है, राज्य के पूर्वी भाग है, पूर्वोत्तर नहीं सॉरी पूर्वी भाग, हाँ आजकल तो हनुमानगढ़ गंगानगर में भी बहुत होने लगी है सरसों। तो जैसे राज्य के पूर्वी भाग में सरसों का उत्पादन होता है क्यों, वहां पे काफी वर्षा भी काफी हो जाती है, और इसके अलावा नहरी सिस्टम है वो भी काफी डेवलप है। तो राई और सरसों का उत्पादन 46.28% करके ये भी राज्य शीर्ष स्थान पर है, 46.28%। कुल तिलहन में देखे तो देश के कुल तिलहन उत्पादन का 20.30% उत्पादन हमारा राज्य कर रहा है। चना की दृष्टि से देखें तो 23.44% उत्पादन करें हम, और कुल दलहन की दृष्टि से देखें तो 19.141% हम उत्पादित कर रहे हैं। ठीक है, और ग्वार तो देखिए 2018-19 यहाँ कृषि सांख्यिकी से आंकड़े लिए गए हैं। ग्वार तो देखिए 78.62% उत्पादन केवल और केवल राजस्थान कर रहा है। ठीक है, तो राजस्थान का योगदान शीर्ष उत्पादक के रूप में किस किस में है, बाजरा में शीर्ष उत्पादक है, राई और सरसों में शीर्ष उत्पादक है। तो कुल तिलहन की बात करें तो राज्य है, कुल दलहन देखे तिलहन और दलहन दोनों में राज्य प्रथम स्थान पर है। चना की दृष्टि से देखे तो भी और ग्वार की दृष्टि से देखे तो भी। आगे नेक्स्ट में जो आपका हमारा जो होगा ना नेक्स्ट सेशन, उसमें बता दिया गया है आर्टिक्स में क्लियर दिया गया है कि राज्य प्रथम स्थान पर कौन से में है, द्वितीय में कौन से स्थान पर है और तृतीय में कौन से स्थान पर है। तो ये क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा संभावना है, तो मैं आपको जो नेक्स्ट हमारा होगा सेशन उसमें करवा दूंगी क्लियर कि कौन से में प्रथम पे है कौन से में द्वितीय पे है। ठीक है, अभी तो आप इतना याद कर दीजिए, बाजरा, राई, सरसों, कुल तिलहन, कुल दलहन, चना और ग्वार में राज्य प्रथम स्थान पे है। ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया कृषि संबंध क्षेत्र की गतिविधियों में पशुपालन भी आता है, वानिकी भी आता है, फसल भी आते हैं और मत्स्य भी आता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि कृषि संबंध क्षेत्र का सकल राज्य मूल्यवर्धन GVA में प्रचलित मूल्यों पर योगदान देखें तो वर्ष 2011-12 में तो 28.56% था, जो 2021-22 में बढ़कर 21-22 में सॉरी 21-20 नहीं 21-22 में बढ़कर 30.23% तक हो गया। ठीक है, ये जैसे हम स्टार्टिंग की स्लाइड भी करके आए थे ना, ये देखिए यहाँ पे किया था ना 11-12 में, ये देखिए 28.56% था, 5 ये सेम बात वहां पे लिखी हुई है, और 21-22 में अग्रिम अनुमानित की गई है 30.23%। 30.23% है। ठीक है, विकास के संदर्भ में स्थिर मूल्यों पर इस क्षेत्र का योगदान 2021-22 की तुलना में वर्ष 2020-21 में 4.78% की वृद्धि हुई है। ठीक है ना, यहाँ पे बाई चांस हमें पूछ ले कि स्थिर मूल्यों पर कृषि क्षेत्र में वृद्धि हुई है या फिर क्या कमी हुई है, तो हमें इतना पता होना चाहिए कि इसमें वृद्धि हुई है। ये देखिए वृद्धि हुई है 4.78% की वृद्धि हुई है। ठीक है,
फसल और मत्स्य क्षेत्र में क्रमशः 1.99% की और 0.12% की कमी। ये आ सकता है स्टेटमेंट हमारा आरपीसी प्रीलिम्स में सीधा सीधा पूछ लेगी कि फसल में और मत्स्य क्षेत्र में क्रमशः कमी हुई है। तो हाँ बिल्कुल सही बात है, ये कमी हुई है, ये देखिए कमी। जबकि पशुधन और वानिकी क्षेत्र में क्रमशः 13.27%, ये तो पशुधन का हो गया, और वानिकी का देखें तो 13.03% की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो ये दो स्टेटमेंट आरपीसी दे सकती है कि निम्नलिखित में कौन सा स्टेटमेंट है जो कि गलत है या सही है, इस हिसाब से कुछ भी पूछ सकते हैं हमें। तो ये पूछ ले कि जो फसल क्षेत्र है उसमें कमी हुई है, यहाँ पर हो सकता है प्रतिशत ना दे, सीधा सीधे पूछ ले कमी हुई है, तो ये पता होना चाहिए मत्स्य क्षेत्र में भी कमी हुई है, जबकि पशुधन और वानिकी क्षेत्र है इनमें वृद्धि हुई है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। अभी कृषि और श्रमण क्षेत्र का प्रचलित और स्थिर मूल्य पर सकल राज्य मूल्यवर्धन वृद्धि दर बता रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये याद करने की हमें कोई जरूरत नहीं है, ऐसे नहीं पूछेंगे। ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि प्रचलित मूल्यों पर कृषि और श्रमण क्षेत्र की वृद्धि दर कितनी रही और वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर भी कितनी रही। तो एक तो ये देखिए कि अग्रिम अनुमान है ना जो 21-22 के, उसमें तो 14.57% की वृद्धि दर दिखा रहे हैं। ठीक है, ये तो है प्रचलित पे 14.57, ये तो है प्रचलित पे। ठीक है, और इधर हम बात करें तो 4.78% की वृद्धि दर है अग्रिम अनुमानों के अनुसार। ठीक है, ये वृद्धि दर हमारी होगी स्थिर मूल्यों पे, स्थिर मूल्यों पे दिखा रही है इसको, स्थिर मूल्यों पर। ये तो हो गई अग्रिम अनुमानों के अनुसार। अगर हम हमारी पूछ ले कि 20-21 में कितनी रही, तो 20-21 में देखिए इसकी तो थी 13, प्रचलित मूल्यों पे तो 13.43% था, और अगर स्थिर मूल्यों पर बात करें तो 5.84% था। ठीक है, ये देखिए वृद्धि दर है, वृद्धि दर में कमी दर्ज की गई, कमी अनुमानित की गई है, वृद्धि अनुमानित नहीं की। 5.84 से 4.78 हो गया, तो कमी है, इसमें कमी अनुमानित की गई है। यहाँ पे प्रचलित मूल्यों पे देखिए तो इसमें वृद्धि अनुमानित की गई है, प्रचलित पे तो वृद्धि अनुमानित की गई है, और स्थिर मूल्यों पर अगर देखिए तो वृद्धि दर में कमी अनुमानित की गई है। ठीक है, एक ये देखिए हम यहाँ 17-18 से देख लेते हैं कि वृद्धि दर कितनी रही है, तो 1.78 होगी, फिर 7.99 होगी, फिर 16.69 होगी, 13.43 होगी, 14.57 होगी। तो वृद्धि दर प्रचलित मूल्यों पर तो घटती बढ़ती रही है, ये तो हो गई घटती बढ़ती, घटती बढ़ती, ये तो होगी प्रचलित की बात कर रही हूँ। ठीक है, स्थिर की देखिए तो माइनस में देखिए 17-18 में माइनस अनुमानित की गई थी, -0.07 चली गई थी, फिर 18-19 में 5.49, फिर 11.95, फिर 5.84, यहाँ पे फिर कमी आ गई, फिर 4.78, तो इसके भी घटती बढ़ती रही है, घटती बढ़ती अनुमानित की गई यहाँ पे। तो दोनों में से प्रचलित की बात करें हम, से हम स्थिर की बात करें, तो दोनों में क्या वृद्धि दर है कृषि व संबंधित क्षेत्र के, वो घटती बढ़ती अनुमानित रही है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। कृषि और श्रमण क्षेत्र के उपक्षेत्रों का प्रचलित मूल्यों पर योगदान हमें पता है, कृषि और श्रमण क्षेत्र में फसल आती है, पशुधन आता है, वानिकी आती है और मत्स्य आती है। इसमें फसल का देखिए योगदान कितना है, तो फसल का योगदान है 45.94%। इससे पहले आता है हमारा पशुधन, इसका आएगा 46.25%, 46 सेम कलर का हो गया पेन हमारा। तो पहले पे आएगा पशुधन, ठीक है, इसका तो 46.25% है, 46.25% हमसे पूछ भी सकते हैं, है ना। पशुधन का कृषि और श्रमण क्षेत्र में पशुधन का योगदान कितना प्रतिशत है, तो 46.25%, 46.25%, 46.25% तो हो गया पशुधन। फसल की बात करें तो 45.94% हो गया, 45.94% हो गया, ये क्या है फसल हो गया। अगर हम वानिकी की बात करें तो रेड कलर में देखिए वानिकी है, तो वानिकी होगी 7.44%, ये देखिए 7.44% होगी वानिकी, 7.44% होगी वानिकी। और मत्स्य की बात करें तो मत्स्य का योगदान तो बहुत ही कम है, 0.37%। तो क्रम पूछ ले, अगर कृषि और श्रमण क्षेत्र के उपक्षेत्रों का प्रचलित मूल्यों पे वर्ष 2020-21 में योगदान को क्रम से घटते क्रम में बताइए,
ये क्वेश्चन हमसे आ जाए तो पहला तो होगा पशुधन, उसके बाद हो गया फसल हो गई, उसके बाद हो गई वानिकी, और उसके बाद घटते क्रम में देखें तो मत्स्य। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया आपका। और टोटल अगर देखें प्रचलित मूल्यों पे तो 3.37 लाख करोड़ रुपए में है इनका योगदान। ये हमें करने की, डेटा करने की कहीं जरूरत नहीं है, हमें परसेंटेज पूछेंगे तो ये पता होना चाहिए। या ये पूछ सकते हैं कि घटते क्रम में क्या है वो बताइए, तो वो भी हम बता सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। वर्ष 2020-21 में फसल चित्र का प्रचलित मूल्य पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में, प्रचलित मूल्य की बात करिए, सकल राज्य मूल्यवर्धन में 1.55 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है। फसल क्षेत्र का प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में योगदान कितना है? 1.55 लाख करोड़। ये आपको कहीं भी ना तो लिखने की जरूरत है इसको, ना ही आपके प्रीलिम्स में आएगा। ठीक है, राजस्थान राज्य की फसल क्षेत्र के आय में मुख्यतः किसका योगदान है? तो खरीफ। आप एक बात मैं आपको बता दूं कि आरपीसी ऐसे भी पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसलें हैं, ये भी आ सकता है। और ये भी स्टेटमेंट दो, इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है कि हमसे दो स्टेटमेंट दे ले कि खरीफ फसलों में बाजरा, मूंगफली और मूंग है, और रबी फसलों में गेहूं, सरसों और चना है। अब आरपीसी सीधा सीधा तो ऐसे पूछेगी नहीं, तो इनको घुमा के पूछेगी, खरीफ फसलों को रबी में बताएगी, रबी फसलों को खरीफ में बताएगी। ठीक है, तो हमें एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि खरीफ फसलें कौन कौन सी है। तो यहाँ पे देखिए खरीफ फसलों में आएगा बाजरा, मूंगफली और मूंग, ये तो आएगी खरीफ फसलों में, बाजरा, मूंगफली और मूंग। और भी बहुत सारी होती है, ये तो आर्थिक मिक्स में इनका नाम दिया हुआ था तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया इसको। और रबी फसलों में देखें तो गेहूं, सरसों और चना रबी फसलें होती है। गेहूं, सरसों, चना हमें पता ही है कि सर्दियों के मौसम में होते हैं, तो रबी फसलें होगी। गेहूं, सरसों और चना फसलों का मुख्यतः योगदान है। वर्ष 2020-21 में पशुधन क्षेत्र का प्रचलित मूल्य पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में 1.56 लाख करोड़ रुपए अनुमानित की गई, योगदान है ये इनका। ठीक है ना, ये भी आपको स्टेटमेंट करने की जरूरत नहीं है, इसको भी मत कीजिए, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए हमें। हाँ, एक देखिए, मैं आपको, हम पहले भी कर चुके हैं, पिछले स्लाइड में कर चुके हैं। ये देखिए कि पशुधन का पहले स्थान पर आता है, फिर उसके बाद फसल आती है। ठीक है ना, परसेंट में भी देख लिया हमने, 46.25 और 45.94 है। इसी प्रकार ये देखिए यहाँ पे भी 1.55 लाख करोड़ है इनका योगदान, तो और इनका 1.56 लाख करोड़ है। तो ये फर्स्ट पे आ गया और ये आ गया सेकंड पे। ठीक है, बाई चांस सकल राज्य मूल्यवर्धन में इनका योगदान, फसल क्षेत्र का योगदान पशुधन के बाद आता है, तो हाँ बिल्कुल पशुधन के बाद आएगा। पशुधन क्षेत्र में होने वाली आय में दूध, अंडे, मांस आदि का योगदान है। ठीक है, अब भू उपयोग की बात कर लेते हैं हम। भू उपयोग, भू उपयोग किसे कहते हैं कि हम देख ले कि राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है, 3,42,000 वर्ग किलोमीटर है। 3,42,000 वर्ग किलोमीटर है। इतना बड़ा होने के बावजूद भी राज्य का हमें पता है कि 61% भूभाग है वो मरुस्थलीय होगा। तो इतने बड़े भूभाग का यूज हम जैसे किस किस में करते हैं, कृषि क्षेत्र में हमने कर लिया, कुछ हो गई बंजर भूमि हो गई हमारी, कुछ पर हमने बागवानी कर ली, कुछ हमारी ऐसे ही पड़ी है। तो अलग अलग दृष्टिकोण से इसका हम उपयोग करते हैं। कुल अगर देखें तो शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल, भू उपयोग में शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 52.58% है, ये शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल है। तो अगर हमें ये कहते, हमारा क्वेश्चन आ जाए कि राज्य के कुल भू उपयोग में सबसे अधिक योगदान किसका है, तो शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल का है। या ये भी आ सकता है कि राज्य में कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल है, तो 52.58% है, ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन शायद आप भी चुका है पहले। शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 52.58% पहले स्थान पर है हमारा शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल। दूसरे स्थान पर अगर हमारी बात करें तो बंजर भूमि है, बंजर भूमि है जो 10.84% है, बंजर भूमि दूसरे स्थान पर। ठीक है, मेनली तो क्वेश्चन आने की संभावना इसमें है, शुद्ध बोया गया राज्य के कितने प्रतिशत भूभाग शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल है, तो 52.58% है, ये आएगा। बंजर भूमि 10.84% है, दूसरे स्थान पर है हमारे। बाई चांस क्रम भी पूछ ले कि राज्य के भू उपयोग के क्रम को करते हुए क्रम में बताए, तो पहले पे शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल है, दूसरे पे बंजर भूमि है, तीसरे पे हमारी होगी वानिकी।
वानिकी है 8.08% है। देश के राज्य के कुल जो भूभाग है उसके 8% भूभाग पे हमारी वानिकी होती है। चौथा अगर हो गया तो ऊषर और कृषि अयोग्य भूमि है जो 6.92% है। अन्य जलू पड़त भूमि 6.25% है। थोड़ा हमें इनका आइडिया रहना चाहिए, वैसे पूछने के चांसेस कम है, फिर भी आइडिया रहे कि घटते क्रम में पूछ ले तो हमें पता होना चाहिए कि पहले पे शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल है, दूसरे पे बंजर भूमि है, तीसरे पे वानिकी है, चौथे पे ऊसर और कृषि अयोग्य भूमि है, पांचवी पे अन्य चालू पड़त होगी, छठे पे स्थायी चारागाह वानिकी गोचर भूमि। हालांकि वानिकी को और स्थायी चारागाह को अलग से पूछे जाने की संभावना है कि राज्य के कितने प्रतिशत भूभाग पे वानिकी होती है, तो 8.08% पे तो वानिकी होती है हमारे, ठीक है 8.08 पे, और स्थायी चारागाह भूमि पूछ ली तो 4.86% पे है। तो 4 क्वेश्चन बनने की इनमें संभावना है। पहले तो शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल कितना है 52.58% है। दूसरा वानिकी भी पूछ सकते हैं हमसे कितना है, तो 8.08% भाग पर और स्थायी चारागाह हमसे पूछ ले तो 4.86% भाग पे है। वृक्षों के झुंड और बाग सबसे कम है, ये देखिए वृक्षों के झुंड और बाग 0.08%। अब यहाँ पे देखिए चार्ट के माध्यम से समझाया गया तो राज्य का 50%, ये भी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाए बाई चांस कि राज्य के कुल भू उपयोग का 50% से अधिक भूभाग शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 52.58% है, 52.58% है, ये तो रट ही लीजिए 52.58% है। तो जितना भी भू उपयोग है इसके 50% से अधिक ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया, है ना। इसके बाद अलग अलग समझाया गया है, ये वानिकी हो गई 8.08% हो गई। ये यहाँ पे इन ये देखिए कलर में बहुत ही डिफरेंस है, ये 0.08%। ब्लैक कलर में क्या दिखाया है, वृक्षों के झुंड और बाग दिखाई गई है। ये पीछे स्लाइड में जो है ना वो सेम के सेम चार्ट के माध्यम से दिखाया गया है ताकि आपको याद करने में थोड़ी आसानी हो, ठीक है। अब जो पे हमने किया कि आरपीसी है, इस हिसाब से क्वेश्चन जो अभी तक हमने बात कर ली प्रीलिम्स की बात कर ली, मेंस में हमसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राज्य में कृषि क्षेत्र की स्थिति पर एक संक्षिप्त लेख लिखे। ये हमारे 50 जो शब्द है उसमें सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है। तो मैंने आपको एक सिनॉप्सिस प्रोवाइड करवा दी है, ये सारी चीजें उसमें लिखनी होगी। इससे ज्यादा एक्स्ट्रा आप कुछ लिख सकते हैं तो हाँ बिल्कुल आप लिख दीजिए, पर अगर इतना लिख दिया तो ये भी काफी होगा। जैसे राजस्थान एक कृषि प्रधान राज्य है, ये हमें लगाना होगा। अधिकतर कृषि मानसून पर आधारित है, ये भी लिखना होगा। कृषि फसलों में कृषि में खरीफ फसलों में बाजरा, मूंगफली और मूंग, रबी में सरसों के और चना फसलों का योगदान है। राज्य के जीवन में कृषि क्षेत्र का योगदान प्रचलित मूल्यों 35.23% अनुमानित किया गया है, ये भी लिखना होगा। जितना मैं कह रही हूँ जितना ऑथेंटिक डाटा आप अपने क्वेश्चन में डालेंगे उससे उतना ही ज्यादा फायदा होगा। राज्य का शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 52.58% ये भी लिख रहा हूँ। और राज्य का संपूर्ण देश में प्रथम स्थान कौन कौन से में, बाजरा, राई, सरसों, चना, मोटे अनाज आदि के उत्पादन में राज्य संपूर्ण देश में प्रथम स्थान पे है। तो आप इतनी चीजें अगर आप अपने आंसर में, मल्टी डायमेंशन हो गया आपका आंसर, जितनी चीजें लिख सकते हैं उतना ही बढ़िया होगा, ठीक है ना। इससे ज्यादा और लिख सकते हैं तो और भी बढ़िया होगा, पर बात है कि इतना लेंदी पेपर होता है कि हम इससे ज्यादा तो लिख ही नहीं पाते। और ये इंटरव्यू का भी क्वेश्चन है, मुझसे तो जैसे पूछा गया था कि खरीफ फसलों में कौन कौन सी फसलें आती है, तो ये तो भी पूछा जा सकता है खरीफ में कौन सी होती है, रबी में कौन सी आती है। तो ये इंटरव्यू में भी काम आएगी हमारे, और मेंस में तो काम आएगी, और प्रीलिम्स में भी काम आएगी, हर जगह काम आनी है ये चीजें, ठीक है। चलिए गाइस, आज हमारा सेशन यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपके लिए काफी यूजफुल रहा होगा ये सेशन भी। और जितने भी अगर आपको ये सेशन अगर आपको सुनना है तो इससे पहले जितने भी हमारे हो चुके हैं उनको सुन लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए चीजें। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। एक बार हम नेक्स्ट सैटरडे संडे को फिर मिलेंगे। बाय बाय।